कहते हैं ना अंग्रेजी में कहावत, इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच फायर यू हैव ऑन द बेली। आपको कितना चाह है, भूख कितनी है आपके अंदर, तो उस भूख के आधार पर सारा कुछ निर्भर होता है। 10वीं जब हम पास किए तो पिता ने कहा कि बेटा अभी आपने तो बस हो गया, आप तो सबसे ज़्यादा पढ़े। मेरे घर में बाकी सारे भाई बहन मेरे 5-7वीं तक पढ़े, तो मैंने तो 10वीं पढ़ लिया, तो आई वॉज लाइक आई हैव डन एन MBA। मैंने बहुत बड़ा उपलब्धि प्राप्त की। देश के प्रधानमंत्री भी एक बहुत बड़ा एक आइडल रहे हम सबके लिए। एक मामूली इंसान से जो एक चाय बेचते थे, उन्होंने कितनी आलोचना से कि आप पूछते आप में एनर्जी कहाँ से आ रही। अब देखो ना, आप अगर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देखिए तो आप लोग क्या क्या कहते हैं उनके बारे में जी। किस हद पर लोग गिर जाते हैं, तमाम सीमाएं लांघ कर चले जाते हैं। वो व्यक्ति जिसको अमेरिका ने वीज़ा देने से ठुकराया था, आज वो लाल कालीन बिछा के लोगों हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का स्वागत करता है। और यही नहीं, पूरे विश्व में आज हिंदुस्तान का बोलबाला है। हिंदुस्तान को लोग जानते, पहचानते, हिंदुस्तानियों को जानते, हिंदुस्तानी कला को जानते। जय हिंद दोस्तों, आज है हमारे साथ एक नई शख्सियत आसिफ भामला सर। तो सर आप कैसे हैं? गुड। कैसे हैं राहुल? हाउ आर यू? गुड, आई एम फाइन सर। एंड स्टार्ट करते हैं आपको डिस्क्राइब करने से। आपने शुरुआत कहाँ से की, आप मुंबई में कैसे जुड़े, इस सफ़र में कैसे जुड़े, स्टार्ट करते हैं। शुरुआत तो जैसे अमूमन हर स्ट्रगलर और हर व्यक्ति जो शुरू में जीवन में जद्दोजहद, परिस्थिति, परेशानियों से गुजरता है, तो वैसे ही रहता है। और फिर आपकी लगन, वो कहते हैं ना अंग्रेजी में कहावत, इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच फायर यू हैव ऑन द बेली। आपको कितना चाह है, भूख कितनी है आपके अंदर, तो उस भूख के आधार पर सारा कुछ निर्भर होता है। यदि आप सुखी हो, सुरक्षित हो कि भाई नहीं जो है मेरे पास मैं उसमें ही खुश हूँ, इतनी ही मेरी दुनिया है, यही मेरा जीवन है और यही मेरा दायरा है, तो फिर आपके ख्वाब बड़े नहीं होंगे। लेकिन जब ख्वाब बड़े होंगे, इरादे बड़े होंगे, तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और ख़ास तौर पे हम जैसे लोग जो एक बहुत ही सामान्य घर से आने वाले लोग हैं, जिन्हें एक अल्पसंख्यक समाज में हम जन्म लिया हमने, जहाँ एजुकेशन का, शिक्षा का इतना मोल नहीं था कभी। शिक्षा का मोल नहीं का मतलब ये है, उससे मुतालिक मैं ये करूँगा कि लोग ये मानते थे पूर्व जो जनरेशन था कि भाई पढ़ेगा लिखेगा तो क्या करेगा, शायद बिगड़ भी जाए, गलत राह पे भी जा सकता है, तो साधारण काम करिए, धंधा करिए, रोज़ थोड़ा सा पैसे कमाइए। और आपको अगर जीवन जीने के लिए अगर दिन में अगर 100 रुपये चाहिए तो आप 120 रुपये कमाइए और 100 रुपये खर्च करके 20 रुपये का सेव करिए। और यही इतना ही जीवन था और उतना ही मुख्तसर ख्याल के हमारे पूर्वजन हुआ करते थे, जिन्हें जो एक बहुत ही खुश मिजाजी और अच्छाई के दौर से गुजरे थे, जहाँ जब इतना कंपटीशन नहीं था, जब ज़रूरतें इतनी नहीं थी, मांग इतनी नहीं थी, जब सोशल मीडिया नहीं था, जब दिखावट इतनी नहीं थी, जब अपेक्षाएं इतनी नहीं थी, तो ये सारी चीज़ें और वो दुनिया अलग थी, जो बहुत खूबसूरत दुनिया थी जी सर। बहुत ही जेनेरिक और नेचुरल वर्ल्ड जिसे कहते हैं ना, वो था। और आज जो है तो आप देख ही रहे हो, प्लास्टिक वर्ल्ड। तो ये दो दुनियाओं का बड़ा फ़र्क था। तो जन्माए उस दुनिया में, लेकिन ख्वाब इस दुनिया के भी थे। लेकिन इस दुनिया में आने के चलते वो दुनिया हम नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि वो हमारे संस्कार थे, हमारे परिवार को अपना लेके चलना था। 10वीं जब हम पास किए तो पिता ने कहा कि बेटा अभी आपने तो बस हो गया, आप तो सबसे ज़्यादा पढ़े। मेरे घर में बाकी सारे भाई बहन मेरे 5-7वीं तक पढ़े, तो मैंने तो 10वीं पढ़ लिया, तो आई वॉज लाइक आई हैव डन एन MBA। मैंने बहुत बड़ा उपलब्धि प्राप्त की। तो पिताश्री ने कहा आप तो उसको सबसे ज़्यादा पढ़ाया गया है। मेरे घर में 9 भाई बहन थे हम, तो अब बस हो गया, आप काम पर लगी और नौकरी करके। मैंने कहा पिताश्री नहीं, मैं पढ़ाई करना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि बेटा आप पढ़ना चाह रहे हो, मैं नहीं चाह रहा हूँ कि आप पढ़ो। तो आपको यदि पढ़ना है तो आप ही को संघर्ष करके, आप ही का व्यवस्था करनी होगी, आप ही को सारा कुछ इकट्ठा करके, आपकी उपलब्धि तय करके, फिर आपको जो है आपका रास्ता मुकम्मल करना पड़ेगा। तो इन वे मैंने बगावत की जी सर, अपने पिता के विचारों से, जिनका विचार उनकी दृष्टि में वो सही थे, मेरी दृष्टि में मेरी सोच सही थी। तो
उस बगावत में उन्होंने कहा कि फिर तुम्हें ये भागदौड़ संभालनी होगी, पढ़ाई के लिए तुम्हें पैसा कमाने होंगे, तुम्हें अपने कपड़ों के पैसे कमाने पड़ेंगे, तुम्हें अपने फीस के पैसे कमाने पड़ेंगे, तुम्हें अपने किताबों के पैसे कमाने पड़ेंगे। और तो और आप जब घर में खाओगे, खाना तो घर ही में खाओगे, आप रहते हो घर में हो, right, तो जब आप घर में खाओगे तो अपने माता जी को सप्ताह के 100 रुपये दे देना, आपको खाना बिल्कुल टाइम पे मिलेगा। तो मैंने कहा पिताजी ये कैसे मुमकिन है, मैं अपनी पढ़ाई भी करूं, वो खर्च भी करूं, तमाम चीज़ करूं, फिर 100 रुपये हफ्ता, उस ज़माने में 100 रुपये सप्ताह का बहुत बड़ा पैसा होता था। कहा बेटा ये तो करना पड़ेगा आपको। फिर मैंने सोचा, मैंने नौकरी का तो हमेशा खिलाफ ही था, क्योंकि मेरे पिता भी हमेशा सोचते थे कि भाई भले एक छोटी सी रेकड़ी आप लगाओ लेकिन खुद का धंधा लगाओ, खुद मुख्तार रहो, आप किसी का मोहताज ना रहो कि कोई सेठ आपको बोले ये करो वो करो, भले छोटा धंधा करो, आप रास्ते पे टपरी लगाओ, पान की दुकान लगाओ या चाय की दुकान लगाओ या कुछ भी करो। तो मैंने वीडियो कैसेट डिलीवरी का धंधा शुरू किया जी। मैं घर घर वीडियो कैसेट्स बांटता था। उस ज़माने में बड़े बड़े वो काले रंग के वीडियो कैसेट और बड़े डब्बे आया करते थे, बड़ी तभी वीडियो कैसेट्स आया करती थी उस ज़माने में। तो मैं एक एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी के साथ टाइप करके उनसे मैं 7 रुपये में वीडियो कैसेट लेता था और 10 रुपये में मैं रेंट आउट करता था किसी को, और मुझे हर कैसेट पे 3 रुपये बचते थे। तो मैं दिन में 10-20 कैसेट्स जब मैं दे देता था तो काफ़ी पैसे कमा लेता था। उस ज़माने के लिए उतनी ज़रूरतों को पूरा करें। तो मैं कॉलेज फिनिश करके जब आता था, बैंड्रा में MM के कॉलेज से जहाँ मैंने पढ़ाई की, ख़त्म करके जब मैं आता था तो फिर मैं 3-4 घंटा ये करता था, उसका कोई लिमिट नहीं रहता था, क्योंकि वो काम शाम का भी होता था तो मैं लेट तक भी कर सकता था। लेकिन इस किस्म से आई हैड टू अर्न माई एजुकेशन, जी सर, which lot many people are very blessed, my own children are blessed, क्योंकि ये सारी चीज़ें उन्हें मुहैया हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने ये नहीं दिया और ये नहीं किया, इसलिए आज हम उनका शुक्रगुजार भी मानते कि ये शायद वो सारी चीज़ें यदि हमें दे देते तो शायद आज जहाँ हम हैं, जिस मकाम पर है, जो कॉन्फिडेंस हम में आप जैसों से बात करने के लिए, अन्य बड़े पत्रकार मित्रों से हम बात करते हैं या इंटरनेशनल डायस्पोरा, तो शायद वो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर नहीं होता। तो ये कॉन्फिडेंस भी हमारा कमाया हुआ है, कड़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ यहाँ पर पहुँचा है और जद्दोजहद करके यहाँ पहुँचा है। तो इसलिए इसकी खुशी भी अलग है, इसका गुमान अलग है और इसका अहंकार तो बोलना ही नहीं चाहिए जीवन में। ये एक लोगों के लिए एक बड़ी मिसाल है। आगे आप जैसे स्टूडेंट्स लोग हो, अब मैं तो कई सारे इंटरव्यूज़ करता हूँ, लेकिन मैंने देखा जब मुझे पता चला कि आप लोग भी नेशनल कॉलेज के हो, जो मेरे इलाके की कॉलेज है, और आप लोग ये इच्छा रखते हो, तो मैंने कई सारे और पॉडकास्ट की, खलीज टाइम्स में हो, ये हो, लेकिन मैंने कहा नहीं, आप लोग भी मेरी तरह उभरते हुए बच्चे हो, कल आप भी हो सकता है एक बहुत बड़े पॉडकास्टर बन जाओ या एक बहुत बड़े नाम बनो। तब हम कह सकेंगे देखो हमने इनके साथ तब पॉडकास्ट किया व्हेन दे वर स्ट्रगलिंग। सो दिस इज द जर्नी ऑफ स्ट्रगल व्हिच वी बिगैन विद इन लाइफ। सर, आपके अंदर पॉजिटिवनेस कहाँ से आता है? इतना ज़्यादा, मतलब आज तक हमने बहुत सारे गेस्ट से बात की है, बट इतना ज़्यादा पॉजिटिवनेस, इतना ज़्यादा कामनेस, आपका ऑरा इतना अच्छा है, तो आप ये हैंडल कैसे करते हैं? आपको बचपन से ये था या फिर जब आप स्ट्रगल लाइफ में थे जब आपको ये सब हुआ? देखिए, पॉजिटिविटी मुझ में हमेशा से थी, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि आप जब भी अच्छा काम करोगे या कार्य करने जाओगे तो आपको रोकने वाले, टोकने वाले, आपको नीचे गिराने वाले, आपको छोटा दिखाने वाले बहुत सारे लोग होंगे। आपको आपकी उपलब्धि, आपकी ऊर्जा होनी चाहिए कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे आपके अंदर जिद होनी चाहिए कि मुझे ये कर दिखलाना है, मैं इसको अचीव करूँगा। तो यदि आपने वो मानसिक तौर पर वो सोच लिया है तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। आपको इस कायनात में अगर आपका मिशन इज सेट, then you, and if you have decided to go in that direction, there will be a lot of people who stop. अब मुझे देखिए आप, मैंने अपना राजकीय प्रवास शुरू किया, जब मैंने राजनीति में जब मैं आया, हम शुरू किए कांग्रेस पार्टी, जो बाद में फिर NCP में फिर सब विलीन हुए, तो वहाँ से हमने शुरू किया। हमें कितनी परेशानी आई, और क्योंकि हम किसी बहुत बड़े नाम के साथ जुड़े हुए तो थे नहीं,
हम एक सामान्य घर से आने वाले थे, हम कोई बड़ा फैमिली में जो जिसे कहते हैं डायनास्टिक नाम लेके तो हमने उतरे नहीं काम में। लोग बोले यार ये कैसे डिलीवरी करता है, ये बच्चा क्या कर लेगा यार, क्या इतना भी तो छोटा है, इसको करने दो। तो हमने जब नगर सेवक की टिकट मांगी तो हमें तभी जो है कहा गया भाई नहीं अभी आप लायक नहीं हो, आप दूसरे लोग, जबकि मुझसे नाकाबिल लोगों को दिया गया टिकट जो इस लायक भी नहीं। और कहाँ आज इस क्षण में जब मैं बोल रहा हूँ वो बेचारे कहीं किस कोने में पड़े होंगे जीवन के, वो भी भगवान ऊपर वाला जानता है। लेकिन हम जैसे लोगों को कहते हैं काबिल लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती, ज़्यादा तकलीफ़ों की सामना करना पड़ता, ज़्यादा जूझना पड़ता है। अगर आप में सिंप्लिसिटी है और आप अगर नेताओं के दरवाजे खोल सकते हो, बैग उठाते हो, तो शायद बहुत जल्दी आप बड़े आदमी बनोगे। लेकिन वो मेरा दिल गवार इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं हमेशा से एक सेल्फ मेड इंसान रहा हूँ जिसने खुददारी से जो है अपनी ज़िंदगी बसर की है। तो मैंने अपना रास्ता चुना। उसमें मुझे पता है कि अमूमन जिसको 10 साल लगते थे मुझे शायद 25 साल 30 साल अभी भी मुझे लगता है और भी बहुत साल बाकी है। जीवन अगर ऊपर वाले ने मुझे दिया तो मुझे लगता है अभी भी जहाँ मैं पहुँचा हूँ ये तो दिस इज जैसे टॉप इन दी ओशन, मुझे अभी भी बहुत करने की आशा है, बहुत तमन्नाएं, बहुत सारी चीज़ें जहन में, पर्यावरण को लेके, सियासत को लेके। आज मैं ऑफ कोर्स एक भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ, लेकिन आगे जाते हुए देश के प्रधानमंत्री भी एक बहुत बड़ा एक आइडल रहे हम सबके लिए। एक मामूली इंसान से जो एक चाय बेचते थे, उन्होंने कितनी आलोचना से कि आप पूछते आप में एनर्जी कहाँ से आ रही। अब देखो ना, आप अगर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देखिए तो आप लोग क्या क्या कहते हैं उनके बारे में जी। किस हद पर लोग गिर जाते हैं, किस तमाम सीमाएं लांघ कर चले जाते। वो व्यक्ति जिसको अमेरिका ने वीज़ा देने से ठुकराया था, आज वो लाल कालीन बिछा के लोगों हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का स्वागत करता है। और यही नहीं, पूरे विश्व में आज हिंदुस्तान का बोलबाला है। हिंदुस्तान को लोग जानते, पहचानते, हिंदुस्तानियों को जानते, हिंदुस्तानी कला को जानते, हिंदुस्तानियों का दिल और जिगर जानते, हिंदुस्तानी की देशभक्ति जानते। तो ये सब एक अच्छा, जब एक लीडर अच्छा होता है ना, और जब देश को एक दिशा देने वाला व्यक्ति मिलता है तो हर चीज़ अच्छी होने लगती है। और आज अच्छा हो रहा है और हम इसीलिए ये सारी ऊर्जा, हम जब उन्हें देखते तो हम सोचते वो इतना कुछ कर सकते तो हमें भी तो बहुत कुछ करना चाहिए। तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जी सर, जैसे आपने बताया कि आपका बचपन बहुत संघर्ष में था, तो जब भी आपको ये माइंडसेट कहाँ से आ गया कि आपको नेचर के लिए कुछ करना है आगे चल के? जब हमने शुरू किया तो हालात इतने ख़राब नहीं थे, अगर मैं सत्य कहूँ तो। मेरी संस्था को तो आज 27 साल हो गए, लेकिन हमने पर्यावरण का विषय 15 साल पहले हाथ में लिया। और जब हमने 15 साल पहले शुरू किया तो दूर दूर से हमें पता चला कि पूरे विश्व में, जैसे आजकल तो बहुत कॉमन है क्योंकि डिजिटल मीडिया बहुत है। जी सर। जब हमने शुरू किया तो मोबाइल भी शायद आया नहीं था 15 साल पहले, 15 या शायद जस्ट आया हुआ था। तो जस्ट इनकमिंग आउटगोइंग कोई डिजिटल मीडिया ये आपके हाईटेक फोन्स तो थे नहीं। मतलब हमने कहीं से पता चला कि दुनिया में एक वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है। तो क्या होता है, तो भाई चलिए हमें अपनी प्रकृति, अपनी धरती का एक जन्मदिन मनाते, जैसे हम अपना मनाते वैसे हम तो इस सरजमीन पे चल रहे हैं, यहाँ से अन्न निकलता है, यहाँ से हमें इतना, इस धरती ने हमें इतना होता, तो हम उसका जन्मदिन मनाते। तो उसको नेचर से कनेक्टिविटी भी नहीं था क्योंकि नेचर तब इतना बिगड़ नहीं गया था, इतने हालात परिस्थिति के खराब नहीं हुए थे जो आज आप देख रहे हो। नेचर लाइक ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, देयर इज वाटर शॉर्टेजेस, एयर पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी, ये तमाम चीज़ें थी। बहुत अच्छा हमने जो अच्छी हवा में यहाँ तक हम नसीबदार है। जो मेरे बच्चे कहते कि डैड we are so, you all are lucky that you all are blessed, you all did breathe pure refined air। हम तो आज जो सांस भी ले रहे वो भी कम वक्त कितनी पोल्यूटेड है। जी सर। तो हमने दोनों दुनिया देखी है, दोनों। तो तब बहुत अलग थे हालात, लेकिन हमने सोचा कि चलो क्यों नहीं एक शुरू करें।
और हमने शुरू किया तो जब मैंने पहली बार काट रोड में जागतिक पर्यावरण दिवस किया तो 100-150 लोग जमा, और उस दिन बड़ी बारिश हो गई घनी, तो मतलब वो प्रोग्राम बड़ा नाकाम रहा, लेकिन बहुत सारे लोग आ गए पब्लिक में, मतलब उस ज़माने में 150-200 लोग आ गए। हमको प्रचार तो करना किया नहीं था, हमने सोचा आज का दिन हम वृक्षारोपण कर देंगे और छोटा सा हम कुछ बातें करेंगे पर्यावरण की, क्योंकि हालात। फिर हमने वो मनाया, उसके बाद हमने ये सिलसिला शुरू किया। वो थोड़ा सा लोगों की नज़र में आया, तब प्रिंट मीडिया बहुत ज़्यादा था, तो कई सारे टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा उसके बारे में कि एक यंग ग्रुप है। हम तभी आई लव बांद्रा नाम के एक संस्था से साथ वो भी चला करता था हमारा, तो वो क्योंकि बांद्रा में रहता था तो मैंने एक संस्था चालू की थी आई लव बांद्रा, तो वो और भामला फाउंडेशन मिल के हमने तभी वो किया, वो अच्छा हुआ। लेकिन हमने फिर हमने देखा कि आहिस्ते आहिस्ते वो चीज़ बढ़ती गई। फिर देखने गया तो यूएन उसमें बहुत बड़े पैमाने पे इन्वॉल्व हो गया, और यूएन जब इन्वॉल्व हो गया तो फिर दिशा मिलने लगी उसको। हर साल एक नैरेटिव सेट करती थी यूनाइटेड नेशन के, भाई इस साल पर्यावरण दिवस पर जो है एयर पोल्यूशन सब्जेक्ट रहेगा, तो सारा इकोसिस्टम, पूरे विश्व के सारे पर्यावरण प्रेमी उसी के बारे में बात करेंगे, उसी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करेंगे। जी सर। तो हमने फिर क्या किया, क्योंकि हमारा काम था लोगों की एज एन आई ओपनर, सो हमने कहा कि किस माध्यम से हम पहले तो 10 साल हम यूं ही चलते रहे, और 6 साल पहले हमने सोचा कि अब ये बड़ा हो रहा है। फिर देश के प्रधानमंत्री ने भी स्वच्छ भारत अभियान शुरू कर दिया। जी सर। तो जो हमारा ऑलरेडी काम था ये उसी को लेके और एक नजर आ गई लोगों को, एक फोकस में आ गया कि यार ये तो प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, हम बात करें तो हम तो साधारण लोग थे, ऐसी बात कर रहे हैं, क्या बात है, कौन सी बहुत बड़ी बात नहीं। जी। लेकिन जब प्रधानमंत्री ने स्वच्छता शुरू किया तो हमारी मुहिम को भी एक तरीके से थोड़ा सा सहारा मिला, बल मिला। जी कि यार ये लोग भी तो कर रहे हैं वो काम जो आज प्रधानमंत्री बोलना शुरू किए हैं, ये लोग भी तो कुछ सालों से करते आ रहे हैं। तो चूंकि प्रधानमंत्री ये बोल रहे हैं, मतलब हमें उसका फायदा ही हुआ। जी सर। और बस वो लेते हमने चले, एंड देन फिर लोगों की दिशा उसकी तरफ एक, और फिर पूरे विश्व में होने लगा। सारे विश्व के नेता आज अगर बात करेंगे, जितने भी समिट्स होते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, सारे पर्यावरण से केंद्रित होते हैं। आपका G20 समिट ले लें आप, या पूरे विश्व के ब्रिक्स ले लें आप, या तुम्हारे जितने भी पेरिस एग्रीमेंट ले लें, सारे जगह यदि कोई प्रमुख विषय है तो क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट मिटिगेशन इज़ द कॉमन मिनिमम सब्जेक्ट। जी सर, आपने जैसे कि पीएम मोदी जी की बात की है, तो मन की बात में जब उन्होंने बामरा फाउंडेशन के बारे में बात किया था, बहुत कम जगह वो बहुत कम लोगों की तारीफ़ करते हैं, तो ये आप स्टोरी बताइए ना, कैसे कि आप क्यों उन्होंने इतनी तारीफ नहीं, बामरा फाउंडेशन के बारे में जिक्र उन्होंने किया। कश्मीर में डल लेक का जो कैंपेन, जो मेरी बेटी सहर जो यूएन के साथ जुड़ के काम कर रही, उन्होंने जब किया, तब उन्होंने वहाँ पर वो जन्नत के साथ मिलकर हमारा जो डल लेक की स्वच्छता मुहिम है उसको उन्होंने उजागर किया। उसके बाद हम जो गणपति में जो बीच क्लीन अप्स करते हैं, हमने 450 सप्ताह का बीच क्लीन अप पूरा किया। तो ये एक बहुत बड़ी 450 सप्ताह बहुत एक बड़ा स्टेटमेंट रहता है। और गणपति के दिन जो है हम देखते हैं कि अक्सर मूर्तियाँ जो है बिखरी पड़ी रहती है, तो हमने एक बहुत बड़ा ड्राइव जुहू बीच पर शुरू किया महानगर पालिका के साथ मिलकर। तो फिर ये उनके इमेजिनेशन को गया, और स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर के तहत उन्होंने इसको जोड़ते हुए कहा कि ये एक बहुत अच्छा काम है, और ऐसी संस्थाएं हैं जिन्हें बढ़ावा देना चाहिए। बामरा फाउंडेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशन जिसमें देश भर में 15,000 20,000 से ज़्यादा लोग हैं जुड़े हुए। आज अगर आप देखें तो ये केवल और केवल मुंबई तक सीमित संस्था नहीं है, हमारी हर राज्य में हमारा एक चार्टर हेड है बामरा फाउंडेशन का, चाहे फिर वो यूपी हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, आपके गोवा हो, कई हर जगह हमारे एक हेड है जो
लीड करता है उसे। अन्य अभी देशों में भी हमने शुरू किया। अमेरिका में बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं जो चाह रहे कि हम करें। दुबई में हमारा एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें तो वहाँ बुलाया गया था एक्सपो 2020 में एज अ फाउंडेशन फ़िकी के साथ हमने वहाँ किया, जहाँ पर वहाँ के जो साबित शेख मोहम्मद है उन्होंने इस बात की सराहना की। और हमारा मात्र एक फाउंडेशन था हिंदुस्तान से जिसने एक बहुत बड़ा कन्वेंशन लीड करने का मौका मिला, जिसमें पीयूष गोयल जी और अन्य लोग उसमें, फिल्म इंडस्ट्री और अन्य लोग उसमें सहभागी रहे। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बहुत बड़ा हो गया। अब इतना बड़ा हो गया कि मतलब हमें अवार्ड्स के लिए कहे इतने सारे रिक्वेस्ट आते हैं, तो कोई अलग अलग राज्य से आते तो हम तो वहाँ नहीं पहुँच पाते, तो वहाँ का जो हमारा चार्टर्ड हम कहते हैं भाई आप ही जाके रिसीव कर लें। तो जो जहाँ जहाँ हम मुनासिब है तो हम वहाँ खुद पहुँचते हैं। तो जहाँ बहुत सारे पॉडकास्ट होते हैं, बहुत सारा, तो ये बात लोगों तक बहुत, इसका फैलाव बहुत बढ़ गया। जी सर। इसको और हर एक व्यक्ति के मन में चाहती कि मैं कुछ अच्छा करूं। कुछ लोग करते हैं ज़रूर, शोबाजी के लिए भी बहुत लोग करते हैं। मुझे भी कुछ लोग कहते हैं यार आप आसिफ भाई करते हो तो इतना सारा डिजिटल मीडिया में भी आता है, आप इतने बड़े बड़े एक्टर्स को, मैं क्यों नहीं करूं। मैं, मुझे ये बताइए, मेरे कार्य को देख के एक तो दो प्रकार के लोग होते हैं, जो मुझसे सहमत है और जो मुझसे जलने वाले लोग हैं। जो मुझसे सहमत है वो तो इसको एक प्रोत्साहन मान के करेंगे कि यार आसिफ भाई करे तो हमें भी करना ही चाहिए। जी। और जो मुझसे जलते हैं या मेरी संस्था के कार्य को से इतने ज़्यादा खुश नहीं है, वो जानबूझ के करेंगे कि यार वो करे तो अभी हम भी करना चाहिए। जी। तो दोनों सूरत में एक सामाजिक काम हो रहा है, समाज को फायदा हो रहा है। करिए, आप मुझसे खफा होकर भी एक समाज का अच्छा काम कर रहे हो तो भलाई करो समाज के लिए, और मेरे सराहनीय हो और मैं कर रहा हूँ तो आप करो तो मैं स्वागत ही कर रहा हूँ। तो दोनों शक्ल में पर्यावरण को फायदा होता है। इट्स फॉर द ग्रेटर गुड। जी सर, फ्यूचर क्या है आपको? देखिए, फ्यूचर तो कहते हैं ना, एक व्यक्ति चलता है तन्हा और फिर लोग जुड़ते रहते हैं। जी। कारवां तो बन ही गया। अब इसको आगे की पीढ़ियाँ हमारी अगर चलाए और ले जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। हम तो उम्मीद करेंगे ही एक पिता होने के नाते। लेकिन हमें देखकर ऐसे कई लोगों को प्रोत्साहन मिला है। हमें देख के कई लोगों ने संस्थाएं स्टार्ट कर दी। फाउंडेशन, मतलब पहले हमने जब स्टार्ट किया तो किसी ने फाउंडेशन का कोई फ नहीं जानता था या एफ नहीं जानता था। आज मैं देखता हूँ कम से कम हज़ारों की संख्या में फाउंडेशन बन रहा है। हर कोई आदमी एक फाउंडेशन बना रहा है क्योंकि उनको लगता है यार ये कामयाब मॉडल है। आसिफ भामला जी को बहुत कुछ मिल गया लगता है, उन्होंने बहुत उपलब्ध, अरे उसके लिए बहुत सारी मेहनत लगी, लेकिन अच्छी बात है, आप भी मेहनत करिए। हो सकता है आप हमसे भी आगे जाए, हमें तो खुशी होगी ना भाई। और हमसे आगे से बहुत सारे पर्यावरण के हित में काम करने वाले लोग हैं जिन्हें पंतप्रधान ने भी मेंशन किया, जो हमारे अंडर में काम करते थे, जो हमारे साथ काम करते थे, जिन्होंने हमसे बहुत बात स्टार्ट किया, उन्हें ज़्यादा भी आई बॉल्स मिला। तो लेकिन हमें खुशी है कि चलिए एक अच्छा काम हो रहा है ना, उसमें हमें ये नहीं देखना चाहिए कि उसका हुआ तो मेरा क्यों नहीं हुआ। हमारा हो रहा है और आगे बहुत अच्छा ही होगा। मालिक ने चाहा, आपके नियत अच्छे हो, इरादे नहीं अच्छे हो। हमने जो 6 कैंपेन्स किए ग्लोबल लेवल पे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम से, 2 बार तो हमें यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में सम्मानित किया गया। जब हिंदुस्तान ग्लोबल होस्ट था, जब हमने प्लास्टिक प्रदूषण, टिक प्लास्टिक, आज से 9 साल पहले जब पर्यावरण मंत्री आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी का मुझे फ़ोन आया, देश के पर्यावरण मंत्री थे, कि आसिफ जी हमने ये कैंपेन देखी, हम उसे देश के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे, और उसे जब 5 जून का कार्यक्रम है, हम चाह रहे कि वो गाने का अनावरण पर्यावरण दिवस पे हो प्रधानमंत्री के मौजूदगी में। तो हमारी बनाई हुई चीज़ का अनावरण एक तरीके से अगर देश के प्रधानमंत्री जी ने विज्ञान भवन में किया और वो हज़ारों लाखों ने देखा और उसकी हज़ारों वीडियोस बने, लाखों वीडियो बने, आज तक सारे स्कूल में टिक प्लास्टिक, धक धक धरती, ओनली वन अर्थ, ये जो 3 हमने बड़े बड़े ऐसे 6 कैंपेन्स क्रिएट किए जिसमें तमाम फिल्म के लोगों इन्वॉल्व किए, ये चलते हैं।
ये लोग इस पर एनुअल डे में परफॉर्म करते हैं, चाहे वो अंबानी स्कूल हो या यहाँ की म्यूनसिपलिटी शाला हो, वो सारे पर्यावरण से रिलेटेड हमारे गाने जो है यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। और चाहे वो बड़े से बड़ी स्कूल हो, और उस पर एक प्रिवेंटिव मेजर हमने क्या किया इस गाने के माध्यम से। अब क्या भाषण और ज्ञान, शायद मेरा भी ज्ञान कुछ जो देखने वाले मेरे दर्शक है वो बोर ना हो जाए, मुझे तो चिंता उस बात की है। नहीं तो उससे लोग ज्ञान से थक गए, बोले ये बहुत बोलता है, ये बहुत ज़्यादा कहते हैं ना ज्ञान दे रहा है। लेकिन संगीत की एक अलग पहचान है, उसका एक प्यार अलग है, उसके प्रति आकर्षण अलग है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम अपना संदेश संगीत के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं। इस करके हमने कुछ यूएन के स्तर पर जो थीम उन्होंने तय किया, हम हर साल एक जागतिक पर्यावरण दिवस पर उस थीम के इर्द गिर्द एक कैंपेन क्रिएट करते थे, जैसे बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, बीट एयर पोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी, सेव योर सीज, जो है इस किस्म के जो थीम्स रहते थे। तो हमने फिर टिक टिक प्लास्टिक बनाया, फिर इसके हमने एक्टर्स को इन्वॉल्व किए। हमारा सौभाग्य है कि अक्षय कुमार जैसे हमारे ब्रांड एम्बेसडर रहे। आलिया भट्ट इस साल हमारे लिए उन्होंने जो है अपना समय निकाल के हमारी फेस फॉर द फाउंडेशन रही, फॉर द कैंपेन विद द यूएन। G20 समिट का भी हिस्सा था वो। तो इस बार जो प्लास्टिक पोल्यूशन का कैंपेन था उसे वहाँ भी सारे प्लेटफॉर्म्स पे जो है आई बॉल्स मिला उन्हें। उसके पहले आयुष्मान खुराना वॉज द फेस ऑफ द कैंपेन, सचिन तेंदुलकर हैज़ बिन द फेस ऑफ द कैंपेन। हमने हेल्थ से रिलेटेड 2-3 बड़े कैंपेन किए। जो टीबी हारेगा देश जीतेगा, बहुत बड़ा कैंपेन था, वो महानगर पालिका के साथ किया। उसमें महानायक अमिताभ बच्चन जी ने हमारे लिए प्रो बोनो, और ये सारे कलाकार, मैं ये अपना आवाज़ अपने आप को जो है संबोधित करते हैं विदाउट अ सिंगल रुपी, से कहते हैं ना अंग्रेजी में प्रो बोनो। क्योंकि उन्हें भरोसा है हमारी संस्था पर, उन्हें भरोसा है हमारे कार्य पर, उन्हें भरोसा है हमारे काम पर। तो ये नॉर्मली इनको तो हम देने के लिए वो पैसे भी नहीं, हम तस्वुर भी नहीं कर सकते। लॉकडाउन जैसा था तब भी अक्षय कुमार जैसे इतने बड़े एक्टर ने लॉकडाउन के स्टेज में भी हमारा जो धक धक धरती का कैंपेन है उसने घर से शूट किया, घर से शूट करके खुद ही अपना वीडियो, खुद ही अपना नेटवर्क, खुद ही अपना सब इस्तेमाल करके शूट करके उसने भेज दिया। सो डिड आलिया भट्ट ऑल्सो डू इट। आलिया भट्ट तो खैर ना तो अभी तो पैंडेमिक, बट पैंडेमिक में जब लोग कैमरा और ये सब टेक्निकल चीज़ से, तो उन्होंने अपने पर्सनल वीडियो मोबाइल कैमरा से शूट करके जो हाई रेजोल्यूशन वाला करके उन्होंने भेजा और जिसे यूएन में दिखाया गया। अरे वाह। तो ये निस्वार्थ काम है। बेलोस लोग भी होते हैं, अगर उन्हें आपकी नीयत और इरादे लगता है कि नेक और बुलंद है तो मदद ऊपर वाले की आ जाती है। इससे कोई मेरे फाउंडेशन की दिशा करके नहीं हो सकती है कुछ, क्योंकि हर क्षण हमें काम करना है, हर क्षण हमें बेहतर होना है। आज मुझे कल से बेहतर होना है और आने वाले कल को मुझे आज से बेहतर करना है। तो बहुत सारी जिम्मेदारी, बड़ी सारी उम्मीदें हम पे, और साथ ही साथ सियासत का भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो दोनों चीज़ें, वो कहते हैं ना राजकरण और समाजकरण, दोनों साथ साथ चलना चाहिए। क्योंकि समाजकरण करने के लिए भी आप एक राजकरण, एक पार्टी, कहीं ना कहीं सियासत से जुड़े रहते हो तो थोड़ा सा काम करना और कराना आसान हो जाता है। जी सर, आपने लॉकडाउन की बात की तो उस समय बहुत सारे लीडर्स थे, वो अपने घर से निकल तक नहीं रहे थे, पर आप उस समय हर एक के लिए खड़े हुए थे। धारावी एक ऐसा जगह जहाँ पर लोग खड़े होने के लिए भी डर रहे थे उस समय, वहाँ पर जाके आपने काम किया, आपने लोगों की मदद किया। तो ये आप ऐसी लीडर्स में आप क्यों नहीं आए, आप क्यों शांत से बैठे नहीं थे? देखिए, आपदा और आपत्ति आती है, हर व्यक्ति ने काम किया। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने कहा और दूसरों ने किया। हर व्यक्ति अपने तौर पर जितना वो कर सकता था, जो उसके हित में है वो कर सकता था। अब हमने तो जब ये आपदा आई तो हमने तो यूं ही एक शुरू किया कि चलो एक छोटी सी बस्ती है, यहाँ हम जाकर हमने अपनी तरफ से कुछ फंड इकट्ठा करके हमने एक नरगिस दत्त नगर करके झुग्गी झोपड़ी है, वहाँ पर हमने सोचा चलो वहाँ पर थोड़ा सा कुछ अनाज बांट दे, बिकॉज वहाँ जेन्युइन बेचारे बहुत भूखे रहने, वो लोग बहुत भूखे सो रहे थे। ये और यहाँ पास में ही है, मैं कहा चलो घर से शुरू करते हैं। तो हमने कुछ 200 पैकेट्स बनाए शुरू में छोटे से,
खुद अपने, किसी से मांगा नहीं कुछ, हमने बंटवा दिए। तो वहाँ किसी ने वीडियो ले लिया, फिर वो वीडियो हमें भी टैग किया, हमने भी शेयर किया, और फिर हमने देखने गया क्योंकि ये आपदा ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, बड़ा समय लग गया उसको, और वो बढ़ते ही गया। उसके दौरान हमने देखा कि ये बढ़ के इतना हो कि धारावी बिकेम द फोकस, बिकॉज द फर्स्ट केस जो डिटेक्ट हुआ था वो धारावी में था, दैट वाज हॉट स्पॉट ऑफ कोविड। वहाँ तो सरकार, नगर पालिका और तमाम अधिकारियों को वहाँ जाना, मतलब वहाँ से लौट के भी व्यक्ति आएगा या नहीं। तो एक वो सोचिए, और दूसरी सोच ये कि यार लोग वहाँ रह रहे हैं ना, फिर भी इंसान वहाँ बस रहे, आखिर तौर उनकी भी जिंदगियां हैं, कहीं ना कहीं कोई ने तो वहाँ देखना चाहिए। तो हमने सोचा कि चलिए वहाँ कुछ हम पहल करते, तो हमने कुछ और हमारे एक दो साथियों को बोला भाई देखो धारावी में हम कुछ वाटअप कर देते हैं, वहाँ पर भी ज़रूरत है। तो वहाँ हमने शुरू किया, तो वहाँ देखा, तो वहाँ तो हमने जब पहले दिन वाटअप किया, तो वाटअप के दौरान जो हमारे वॉलंटियर्स थे, हमारे जो इको चैम्प्स थे बेचारे, वो लौटे गए थे साफ़ सुथरे लौटे बेचारे, खुद कोविड पेशेंट बनकर, तो उन्हें क्वारंटाइन में डाल दिया गया वगैरह और वगैरह हमने किया। फिर हमने जिद पकड़ी, जब कहते हैं जब अपने पर जब बीतता है ना, तो वो पीड़ा परेशानी देख के हमने बोला नहीं यार, अभी वहाँ रहने वाले लोगों पर क्या जा रहा होगा, किस तरह वहाँ पे तो कम्युनिटी टॉयलेट्स है जो साफ नहीं रहती है जी सर, इतना गंदगी वहाँ एरिया में, एक एक चाल में वहाँ 500 लोग एक ही टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं फॉर योर अपने टॉयलेट के लिए, ये तमाम चीज़ों के लिए एक ही टॉयलेट में। आप सोचो कैसा साफ सफाई रहे, और बेचारे महानगर पालिका में भी कर्मचारियों पे आप कितना जुल्म डालोगे कि भाई तुम्हें साफ सफाई करनी है, वो भी बेचारे कितने कोविड से विकसित हो गए थे तब, तो मतलब कोविड से प्रेरित हो गए थे। तो मैं कहने का मतलब ये कि बोलने का मतलब ये है कि इस किस्म से ये एक डर और दहशत का माहौल, हमने कहा कि यार हमने वहीं के लोगों को फिर इन्वॉल्व किया। रमज़ान का महीना चल रहा था, जैसे अभी रमज़ान चल रही है, मैं आज रोज़े से भी हूँ, तो उसी दौरान रमज़ान भी चल रहा था, और अल्पसंख्यक आपको पता है एक बहुत बड़ा वर्ग रहता है वहाँ, माहिम, वहाँ धारावी माहिम वो इलाका जो टचिंग है पीछे से, तो वो अब उन्हें समझाना किसका काम है भाई, कौन उन्हें समझाएगा कि भाई नहीं आपको क्वारंटाइन होना है, क्वारंटाइन, अरे रोज़ा मेरा ख़राब नहीं होगा। वहाँ जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो तो बड़े मतलब तकवा टाइप, मस्जिदें भी बंद सबकी, जी। एक होता है ना कि कोई बड़े जो रिटायर्ड लोग हैं मस्जिद में रमज़ान में बड़ा समय निकालते हैं, तो वो वक्त उनका मैनेज हो जाता है। यहाँ तो सारे के सारे उसी घर में एक 200 फुट के घर में 8-10 लोग रह रहे, तो नहीं होने वाले को भी कोविड हो जाएगा। कहीं बाहर गया, कोई टॉयलेट गया, कोई क्या गया, किससे क्या खा लिया। उस हालात में हमने बोला कि पहले हम एक काम करते, कैंपेन लगाते, और वहाँ के मौलवीज जो, क्योंकि मस्जिद बंद थे, वो भी वैसे बेकार थे, हमने उन्हें कहा कि भाई आपको हम कुछ हर रोज़ का कुछ रेम्यूनरेशन देना पसंद करेंगे, आपको वैसे ही कुछ मुआवजा नहीं मिलता, ये भी एक अच्छा नेक काम है, ये भी एक आशीर्वाद का काम है। तो हमने कहा कि भाई ऐसे 50 मौलवी लोग को हमने हायर किया, जो मदरसे में पढ़ाते थे, जो इदारों में पढ़ाते थे। आप लोग जाके घर घर जाके इसका प्रचार करिए कि क्या करना चाहिए इन कोविड और क्या नहीं करना चाहिए। मैं बोलूँगा तो वो कहेगा तुम कौन है, आपकी क्या ये है। और वैसे भी पॉलिटिकल लोग से बहुत लोग बहुत मुतासिर कभी होते भी नहीं हैं, जो मजहबी लोग होते कभी कभी। तो अगर उन्हीं का मौलवी अगर उनसे कहे जिसके पीछे वो नमाज पढ़े, तो वो सच बोलता है, उनकी वो जो टीम थी वो बड़ा अच्छा असर कर गई। और वो जो है मौलवी लोग जाके घर घर लोगों को बताते थे कि भाई कैसे इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये गुनाह है अगर आप इस मौसम में आपने परहेज नहीं की, और आपको अगर कोविड और आप अपने स्वार्थ के चलते अस्पताल में एडमिट नहीं हो रहे, तो आप जो कई लोगों की ज़िंदगी लेने का जिम्मेदार बन रहे हो, और ये कुरान में भी लिखा है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो जब ये हुआ तो लोगों को एहसास हुआ कि यार मौलाना तो बोलते तो सही होगा वो,
उनकी सुनेंगे। और उनकी सब ने सुनना शुरू की। लोग क्वारंटाइन होने लगे वहाँ पर। धारावी में 2-3 सेंटर्स हैं जो हमने अडॉप्ट किए, जहाँ पे लोगों को क्वारंटाइन किया जाता था। फिर मदद आने लगी, सामने से लोग आने लगे, सरकार की तरफ से आया हमें। उस ज़माने में सारे मिनिस्टर्स जो थे उस ज़माने की साबित सरकार की तरफ से आए कि फिर कि भाई ये करिए, फिर हमें मदद आने लगी। और फिर वो पूरा ट्रांसफर हमने वहाँ के किरण दिगावकर बहुत अच्छे अधिकारी थे वहाँ के धारावी के, जो वो हमारे संग मिल के जूझ कर, मतलब हर दिन हमारी एक टीम 10 लोग की उनके नगर पालिका के अधिकारियों के संग, क्योंकि वो भी इतने इक्विप नहीं रहते थे बेचारे। कभी कभी इक्विप महानगर पालिका भी कितना आपको सपोर्ट करेगा, कितनी उनकी भी तो एडिशनल हेल्प ऑफ एन एनजीओज विल ऑलवेज हेल्प। हमें देखिए दूसरे भी एनजीओ आए, बोला चलो अच्छी बात है, देखा देखी में भलाई हो रहा लोगों का। तो इस तरीके से धारावी को अगर आप देखें तो इवन दिगावकर जी ने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी, उसमें भी हमारा मेंशन किया गया। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में डॉक्टर टेड्रोस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी ग्लोबली, उसमें भी धारावी का जिक्र करके हमारा भी उनमें उल्लेख किया गया। तब के जो हेल्थ मिनिस्टर, वो भी फॉर्चुनेटली डॉक्टर हर्षवर्धन थे, उन्होंने भी अपने उल्लेख से सराहना करके हमें दिल्ली बुला के सम्मानित किया हमारे काम के लिए। तो इस तरीके से फिर ये होने के बाद वैक्सीनेशन आया। वैक्सीनेशन में भी अगेन सबसे बड़ा चैलेंज धारावी में आने लगा। वो लोग बोले यार ये तो लेंगे तो हम ये तो इसका इस पार्टी से जुड़ा वैक्सीन है, उस पार्टी से जुड़ा। तो कहते थे कभी कभी जाहिलात की अंत नहीं होती है। लोगों को शिक्षित करना और कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, और उसमें कहीं ना कहीं हमारी बहुत एक अहम भूमिका रही, जैसे अन्य लोगों की भी रही। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसका आशीर्वाद लोगों को मिला है, जिसके चलते हमें ऊर्जा मिलती है। जो आपने पहला सवाल किया, ये लोगों के आशीर्वादों की ऊर्जा है कि, और ये पॉजिटिविटी वहीं से आती है। आशीष सर, जैसे आपने कहा कि आपने एजुकेशन के लिए हेल्प की है, सब चीज़ों के लिए हेल्प की है। अगर आगे चल के आपको एमएलए या एमपी बनाते हैं, तो मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि मुंबई में, आपने महाराष्ट्र में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन भर रहा है, इतने ज़्यादा सी के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इतनी सारा पॉल्यूशन हो रहा है। अगर एक नेचर जो संभाल रहा है इंसान, उसे अगर हमें कोई एक अच्छी पोजीशन या फिर पावर दे दे, तो आप क्या करें? देखिए, राजनीति की अगर मैं बात करूं तो मैं लगभग 30 साल हो गए मुझे पॉलिटिक्स में। मैंने स्टार्ट किया था छात्र राजनीति से, फिर युवकों की राजनीति किया, फिर बेसिक में आया, जिला अध्यक्ष बना, इलेक्शंस लड़े, 2 नगर सेवक का भी चुनाव लड़ा हूँ मैं, एमएलए भी चुनाव लड़ा हूँ। तो जहाँ तक राजनीतिक तजुर्बा है वो बहुत है, और आगे भी अगर लोगों की चाहत रही। लेकिन मेरा ये मानना है कि कुछ ज़रूरी नहीं कि आप एमएलए और एमपी हो तो ही काम कर सकते हो। मैंने कई बार ये भी देखा है जीवन में कि जो काम कोई सांसद नहीं कर पाता है, कभी कभी वो भी एक साधारण संस्था, एक साधारण व्यक्ति भी कर जाता है। आपके दिल अगर देखिए, अगर एक व्यक्ति चुन कर आए और अगर कुछ बन जाए, या पार्टी ने कुछ नॉमिनेट करके दिया हो, तो अच्छी बात है, उससे समाज को फायदा ही होगा और उसका पॉजिटिव ही रहता है। लेकिन आजकल के भी जो आपके नेतागण हैं, वो पर्यावरण को लेके और प्रगतिशील को लेकर बड़े कॉन्शियस है, ऐसा मेरा कहीं ना कहीं मानना है। हालांकि बहुत कुछ अभी भी होना बाकी है। खासतौर पर पर्यावरण को लेकर देखें तो बहुत सारे लोगों में बहुत अवेयरनेस है। जैसे अभी मैं तो अपने इलाके में बहुत करीबी तौर पे काम करता हूँ। आशीष शेलार जी, पूनम महाजन जी, कुछ भी कभी भी पर्यावरण से संबंध रहता है, उनकी पहले मदद रहती है, वो साथ रहते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर पूर्ण रूप से मदद करते हैं। तो उनका मदद है, सरकार का मदद है। फडणवीस जी हो या अभी मुख्यमंत्री है, उनका इसके पहले भी जो अन्य पार्टी, क्या है इसमें पार्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। हर पार्टी, क्योंकि पर्यावरण तो हर पार्टी का एक एजेंडा है ना। पर्यावरण नहीं रहेगा तो पार्टियां ही नहीं रहेगी और नेता ही नहीं रहेंगे। तो अच्छी हवा, अच्छा पानी, एक सुशिक्षित वातावरण होना ज़रूरी है। लेकिन जो आपने प्रश्न किया कि आप अगर और सियासत में आपको कुछ बड़ा स्थान या मकाम मिले तो आप किस तरीके से इसे बदलोगे जी। तो यकीनन मेरा अपना एक मेरा मानसिकता है उसको लेकर के, भाई
कई चीज़ें हम बदलने, आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ख़राब है इस शहर का. वी आर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द पोल्यूटेड सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, दो द गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू डू डीप क्लीनिंग चल रहा है अपनी जगह. बिल्डर्स को भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि भाई आप लोग भी अपने तरीके से करिए. मेट्रो के काम चल रहे हैं, तो चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बड़ा काम चल रहा है, तो एक इस राज्य में बड़ा एक ये है. लेकिन मुझे तो कहीं ना कहीं वो सेटल होगा. लेकिन अगर हमें मौका भी मिले तो यकीनन हम तो पर्यावरण से संबंधित हम चाहेंगे कि और इस किस्म के खुला बाग, मैदान, साइकिलिंग पैचेस रिजर्व्ड हो, जहाँ लोग साइकिल कर सके, बच्चों को खेलने के लिए अच्छा जगहें क्यूरेट किया जाए. हम चाह रहे कि एजुकेशन को एनवायरनमेंट एज अ सब्जेक्ट शुरू किया जाए फ्रॉम स्टैंडर्ड 2 ओनली. सिलेबस में हमने इसकी मांग भी की है. हमने इसके लिए मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री तीनों को मिले हैं. अब केंद्र में भी मेरा एक डेलीगेशन हम देने की इच्छा रख रहे, जो बहुत जल्द तैयार हो जाएगा. और अभी नई सरकार में हमने पूरा उसका एक ड्राफ्ट क्यूरेट कर रहे. तो अपने अपने तरीके से बहुत सारा काम है जो करना है कि किस तरीके से पॉलिसी डिसीजन में हमने एक भूमिका अदा करनी चाहिए, जिसमें कि और एक जैसे जब हम कहते हैं कि विकसित भारत की ओर जब हमें बढ़ना है, एक प्रगतिशील देश की ओर बढ़ना है. अब देखो जब दूसरे देशों में जाते हो तो कितना अनुशासन है, लोगों में भी अनुशासन आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है. लोग कचरा फेंकने से थोड़ा सा परहेज करना शुरू कर रहे हैं कहीं कहीं, और कहीं कहीं नहीं भी कर रहे हैं. तो प्लास्टिक प्रदूषण से लोग बच रहे. पहले के ज़माने में तो मैंने अपनी माता पिताओं को तो देखा, कपड़े की थैली खुद ले जाते थे बाज़ार में. आजकल प्लास्टिक जो इतना बढ़ गया, उससे कितना बड़ा नुकसान हो रहा है हमारे मरीन लाइफ को, हमारे पर्यावरण को कितनी हानि पहुंच रही है, उससे कितना नुकसान. अब क्या है कि चूँकि मीडिया इतना वाइब्रेंट है तो हर चीज़ की जानकारी जा रही है, हर घर जानकारी जा रही है, हर व्यक्ति जानकार बन रहा है. जी सर, आपने मुझे जैसा एक्सेप्ट था कि आप जैसा बोलेंगे, आपने उससे अच्छा बोला. मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप अकेले चलें और हमेशा अकेले ही चलेंगे और कारवा आपके साथ चलता रहेगा. नेपोटिज्म, जो मैंने आपको पहले भी पूछा था और फिर से पूछता हूँ कि आपके कहने पे आप क्या सोचते हैं नेपोटिज्म के बारे में? सबकी अलग अलग राय होती है, आपकी क्या राय है नेपोटिज्म के बारे में? नेपोटिज्म और डायनेस्टिक, जो डायनेस्टीज को लेके बात कर रहे हैं ना, जो चल रहा है जी. तो देखिए, अगर आपकी मुराद ये है कि पॉलिटिशियन का बेटा या एक्टर का बेटा ऐसे उससे रिलेटेड है ये विषय, तो मेरा ये कहना है आपको कि देखिए क्या है कि यकीनन एक्टर अगर होगा तो चाहेगा अपना बेटा एक्टर बने, डॉक्टर होगा वो चाहेगा कि उसका बेटा भी बने. लेकिन वो कितना कामयाब होगा ये उसको अपने डिलीवरेबल्स के ही माध्यम से तय करना पड़ेगा. जी. उसकी डिलीवरेबल्स आज अगर नहीं है तो उसको नकारा जाएगा. देखिए, मैं अगर मेरे अंदर वो आग थी है, अगर हमारे बच्चों में वही आग होगी और वही जज्बा होगा तो वो कामयाब होंगे. मैं अगर कितना भी प्रमोट करूं, कितने भी घोड़े दौड़ा दूं, मैं कुछ भी हद और सरहद पर जाऊं, अगर आपके अंदर जो है वो जज्बा ही नहीं है तो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे. ऐसे कई मिसालें आप देखो, क्रिकेट में देखो आप, सुनील गावस्कर was the ace cricketer of our times. Unfortunately, his son has not been able to reach even 10% of the mark that he had achieved. तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो, ऑफ कोर्स गावस्कर साहब ने बड़ी कोशिश की होगी कि भाई क्यों नहीं कोशिश करे. एक पिता होने के नाते हर पिता चाहता है, अगर कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, या कोई बीएमसी कर्मचारी है, या कोई ब्यूरोक्रेट ही है, तो वो भी चाहेगा कि अपनी औलाद ब्यूरोक्रेट बने. तो नहीं बनते, कोई एग्जाम में फेल हो जाते, वो अलग बात हो जाती है. लेकिन चाहत तो एक पिता और माता और पिता की होती है और होनी चाहिए, लेकिन निर्भर आप पर होना चाहिए, आप पर
है। अभी ऐसे बहुत सारे कामयाब भी एग्जाम्पल्स है अगर आप देखें तो, जैसे अनुराग ठाकुर है, उनके पिता थे वो तो बेटा कामयाब है अपने तरीके से। सो ऐसे कई राजनीतिक मिसालें हैं जो मतलब अगर आप मैं गिनाते रहूं तो उसमें कुछ शायद कंट्रोवर्सी हो जाएगी और फिर वो आपका डिबेट दूसरी दिशा में जाएगा, जिसकी मैं इच्छा नहीं रखता हूँ। लेकिन नेपोटिज्म वाज देयर अर्लियर ऑल्सो, वी हैव सीन दैट, आज भी है और ये चलता रहेगा। यू कैन, नो वन कैन स्टॉप दैट हैपन, एंड आई डोंट think as such as a party also a lot of people are opposed to it. The parties that are opposing nepotism of a sort, उसमें ये बात है कि भाई आपने अपने संतान को मौका दिया है कामयाब होने का, आपने सारा कुछ उनके पीछे लगा दिया, उसके बाद और बावजूद अगर वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं फिर भी आप उसी पे ठोपे जा रहे हो, पूरी कायनात जुड़ गई उसी पे, उस पर उल्टा प्रेशर डाल के आप उसको अनईजी कर रहे हो। जी 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 सर। समाज को तो फर्क पड़ता ही पड़ता है, लेकिन उस बेचारे पर भी जो आप अन्याय कर रहे हो, तो उस किस्म का नेपोटिज्म कहीं ना कहीं रोकिए, जो लादा हुआ नेपोटिज्म रोकिए आप। अगर संजीदगी से कोई नेपोटिज्म के माध्यम से या डायनेस्टिक तरीके से अच्छा काम कर रहा है और उभर के निकला है, अब मुकेश अंबानी है, उभर कर निकले जी, ऑफ कोर्स धीरू भाई से तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है, जी जी, बाप तो बाप ही होता है, लेकिन आज ही इज डूइंग सो वेल, वहीं तो ही इज डूइंग सो वेल। सो अभी धीरू भाई का भी संकल्प था कि उसके सभी बच्चे कामयाब, उसमें मुकेश ने स्टेफासो के ने इस सिलसिले को आगे ले गया, आज विश्व भर में उनकी एक पैठ है। उसी जगह पर आप अगर देखो तो टाटा, रतन टाटा है द मोस्ट क्लीनेस्ट कॉर्पोरेट इन द वर्ल्ड, उनका तो कोई है ही नहीं जो आगे सिलसिले को लेके जाए। लेकिन इसका मतलब नहीं कि टाटा या वो ऑर्गेनाइजेशन संस्था खत्म होगी, नहीं सर, भगवान उनको और आयु दे। I'm the biggest fan of Sir Ratan Tata, and I had the privilege to meet him, talk to him, interact with him on a lot of occasions. भगवान ना करे, लेकिन अगर वो नहीं भी रहेंगे तो उन्होंने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है, जी सर, which people will follow. He has given an inspiration for people to go. So similar, like I mean, in our small little way, not necessarily that only my children are adopting it. Already कई सारे लोग हैं जिन्होंने शुरू कर दिया, बीच क्लीनिंग कोई कर रहा है, कोई पर्यावरण दिवस मना रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो ये भी नेपोटिज्म ही है एक तरीके से। ये भी किसी को देख के, अभी मेरे अंडर में कुछ लोग काम कर रहे थे, वो आज अपनी संस्था चालू करके बैठ गए, तो ये चलता रहता है। यू मस्ट नॉट कंप्लेन, बट इसी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। आप कामयाब हो तो सब आपके साथ है, और नाकाम हो तो जैसे हम पे लोग हमारी लोग मजाक किया करते थे, हम पर लोग हंसते थे, लोग हमारे बारे में कहते थे यार ये बेचारा क्या कर लेगा, ये कहाँ पहुँच पाएगा। ऊपर वाले ने हमें दिल्ली के विज्ञान भवन में हमें देश की तरफ से ग्रीन क्रूसेडर सम्मानित हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यूएनओ से बड़ी तो कोई पायदान ही नहीं है, आपको वहाँ रिकग्नाइजेशन मिला है। और अन्य ऐसे मैं तो गिनते रहूँ तो यूएई हो, सही कई देशों में प्रधानमंत्री में गिनते रहूँगा, लोग कहेंगे ये अपनी ही बात किए जाए, तो मुझे उसमें दिलचस्पी नहीं, लेकिन अच्छा काम की सराहना होती है और होते चाहिए। जी सर, मुझे यहाँ खुद से अभी एक ऐड करना है, हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो चैलेंजेस के लिए बहुत डरते हैं। आप अपनी लाइफ का एक कोई छोटा सा स्टोरी बता दीजिए जहाँ पर आपने बहुत अच्छे काम के लिए वो चीज़ करने का ट्राई किया, पर आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े उसे करने के लिए। क्या कहते हैं ना कि अच्छे काम के लिए भी लोग आते हैं, जैसे कि अगर आपको कुछ ब्लीच क्लीन, देखिए पॉलिटिक्स में भी चैलेंज आए। जब मैं पहली बार नगर सेवक लड़ा बांद्रा से भी, तो आई हैड टू रिवोल्ट फ्रॉम माय ओरिजिनल पार्टी, क्योंकि मेरी टिकट वहाँ से नहीं मिली, तो मैं दूसरे, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, बिकॉज इतने बड़े बड़े 30 मार खां के सामने आपने विरोध करके आप वो संकल्प भी कैसे कर सकते हो आप चुनाव लड़ोगे। जी सर। और बहुत बड़े नाम थे जिनके साथ मैंने एक चैलेंज लेकर चुनाव लड़ा, वो भी बहुत बड़ा चैलेंज था, जो सोचे भी तो कोई इंसान डर के ही घर बैठ जाए। लेकिन हमने कहा नहीं चलो अब जो होगा होगा, लड़ेंगे।
तो उसमें हार हो या जीत हो, ठीक है, तब हार हमने स्वीकार भी की, लेकिन हारने के बाद जो लोगों ने मजाक बनाया वो इतना ज़्यादा मजाक था कि हम निकले तो लोग हंसते थे लिटरली चेहरे पे देखकर, लेकिन उनकी हंसी और उन्हीं के चैलेंज को हमने लेके और अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया कि हार के बाद ही जीत होती है। तो आपने एक 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 मैदान में आप हार गए, एक स्पर्धा में आप नाकाम हुए, तो उसको जहन में मत लेके चलिए आप, क्योंकि ऐसी बहुत सारी नाकामियाँ बहुत लोगों को आती है। और आजकल तो बच्चे लोग एक माइंडसेट में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले, अरे भाई if you have lost in something, you've not been able to get a job in particular thing. I also initially I tried to get a job also when I was told by my father कि भाई आप नौकरी कर लीजिए या कुछ धंधा कर लीजिए अपना। तो शुरू में तो मैंने एक वीडियो कैसेट की दुकान के ही लिए नौकरी की एप्लीकेशन की थी मैंने। उन्होंने कहा भाई आपको नौकरी नहीं दे सकते, आप बहुत छोटे उम्र में, आप इस लायक हो या नहीं पता नहीं, आप जा पाओगे आप पाओगे, कहीं कहीं लिफ्ट नहीं चलती, कहीं माले आपको चढ़कर जाने पड़ते, 15-15 माले, कभी कभी 8 माला, कभी 10 माला। उस ज़माने में थोड़ी इतना सब कुछ था। मैं बात कर रहा हूँ आज से 30 साल 28 साल पहले की। हमें ना कि तो इसलिए हमने तो फिर खुद ही स्टार्ट कर लिया वो धंधा, हम रुक नहीं गए वहाँ। सो डोंट स्टॉप इन लाइफ। इफ देयर इज सम चैलेंज जिसने आपको नाकाम किया, मेरे तो बहुत सारे ओकेजन है। जब मैं पर्यावरण भी कर रहा था, जब हम एक ने पहली बार सोचा कि हम एक प्रदूषण के लिए हम एक कैंपेन बनाएंगे जो थोड़ा सा वायरल हो जाएगा, यू नो, और उसको कुछ लोग देखेंगे, कुछ नहीं तो यार 5000 लोग भी देख ले तो 5,000 व्यूज़ आर वेरी बिग। तभी नया नया ये डिजिटल स्टार्ट हुआ था आपका। तो और मतलब हमने जब बनाने के तो हमने सोचे यार हम कैसे इतने बड़े बड़े कलाकारों को लेंगे। आयुष्मान खुराना इतना बड़ा एक्टर है, शंकर महादेव इतने बड़े एक्टर, सुनिधि चौहान, इन सबको हमारे पास तो जेब में चालना है नहीं, हम कैसे इनको लेकर एक इतना बड़ा कैंपेन क्रिएट करेंगे, क्यूरेट करेंगे। और सबसे हम बात करते गए, किससे हमने वीडियो मुफ्त में हाथ जोड़ के कह दिया भाई अच्छे काम के लिए आपका यूनिट दे दीजिए हमें। किसी से हमने कहा भाई आप अपने ही कैमरा में शूट कर लीजिए। शंकर महादेवन को कह दिया, हमने शान को ही कह दिया जो हमारा बैंड का पड़ोसी है, भाई तू अपना गाना गा ले फ्री में, तेरे तो स्टूडियो है, तुम भाई प्लीज़ हमारे लिए मुफ्त में कर दो। तो उस बेचारे ने आज तक वो हमारे लिए विदाउट 1 रुपया लिए हर साल हमारे लिए मुफ्त में कैंपेन करते आ रहा है शान। तो वो तो और वो कैंपेन जो हमने 5000 की व्यूअरशिप की न्यूज़, इट्स गॉन टू मिलियंस। टिक टिक प्लास्टिक, इट्स गॉट मिलियंस, इट्स गॉट द रिकग्नाइजेशन of it's got the recognition by the Prime Minister, by the heads of the other countries, and it has become an anthem for schools. हमने क्या सोचा था, और जब हम बना भी रहे थे, जब वो बन भी रहा था तो हमने बोला यार बन गया लेकिन क्या होगा, लेकिन कितना बड़ा सक्सेस। सो डोंट स्टे बैक, फाइट इट ऑन, फाइट every step, face every step and bravely with an iron fist कि नहीं मैं ये करूँगा और जो होगा देखा जाएगा। क्या होगा, आप क्या लेकर आए थे। मैंने क्या जीवन में एक छोटा सा एक छोटे मामूली घर में जन्माया हमने, आज ऊपर वाले की मेहर रही, मालिक का साथ रहा। कई लोगों के कई काम होते हैं, काम तो करता ऊपर वाला ही है, लेकिन आपको चुनकर आपको जरिया बनाया है। जी सर। सो आपको वो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं लेनी पड़ेगी। जी सर। आप उससे हटोगे या मुकर्रोगे तो लोग आप पर हंसेंगे, आपकी बात करेंगे, आप कामयाब होगे तो भी करेंगे, लेकिन फिर भी आप जूझते रहिए। That will give you a lot of energy and that will give the others a lot of inspiration and energy. That's all. आशिफ सर, अभी एक गेम रिडल होगा जिसमें आप क्या सोचते हैं उस वर्ड के बारे में आप बताएंगे। सेलिब्रिटी। तो आजकल तो आप देख तो हर कोई सेलिब्रिटी भी बन जाता है ना। आजकल आप देखोगे तो कईयों के मोबाइल पर या कहीं पर से खुद ही लिख देते हैं हम सेलिब्रिटी हैं। तो यू नो ये अलग बात है कि देश का प्रधानमंत्री आपको एक प्रधान सेवक लिखता है,
यू नो, या देश का उप मुख्यमंत्री लिखता है कि महाराष्ट्र का सेवक, यू नो। तो आजकल जो ओरिजिनल सेलिब्रिटीज़ है उन्होंने अपने आप को सेलिब्रिटी लिखना, मैंने एक बहुत बड़े एक्टर का मैंने, मुझे लगता है अमिताभ जी का मैंने देखा था, ट्राइंग टू डू एक्टिंग, ऐसे कुछ उन्होंने अपने स्टेटस पे डाला है अभी, आफ्टर रीचिंग वेयर एंड व्हाट इज। सो सेलिब्रिटी के कई अनुमान आप लगा सकते हो, और सेलिब्रिटी का होने का आप, और सही मानों में यदि कोई सेलिब्रिटी है तो मैं तो उसको सेलिब्रिटी मानता हूँ जो समाज ने जो आपको दिया है जब इतना कुछ, तो आप समाज को क्या दे रहे हैं। जी सर, मैं वो तुलना में उसको रियल सेलिब्रिटी मानता हूँ। दूसरा शब्द है लाइमलाइट। अब लाइमलाइट की तो क्या है कि हर एक को आई बॉल चाहिए। आजकल तो वीडियो कैमरा क्या है, ये आपका साथी बन गया, आपको हर जगह ही साथ जाता है। और लाइमलाइट किसे नहीं पसंद है, सराहना तो भगवान को भी पसंद है, ऊपर वाले को भी पसंद है, सो खुदा को भी पसंद है। सराहना अच्छी बात है, लेकिन लोग बिना वजह की सराहना लेकर जो है केवल ऑप्टिक्स करते हैं। काम करिए और ऑप्टिक्स करें तो एक अच्छा मैसेज, यू हिट द मैसेंजर, बट यू जस्ट डूइंग इट कि चलो आज मेरे कुछ लोगों का काम हो गया है कि भाई मुझे आज 6 तस्वीर चाहिए रात को सोने के पहले मेरे फेसबुक पर, मेरे इंस्टाग्राम पे और मेरे ट्विटर पे, और मुझे उसके लिए कुछ भी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। उसके लिए चाहे वो ऑलरेडी कोई ट्रक कचरे की निकल रही है गाड़ी, उसके बाजू में मैं खड़े ही रह के क्यों ना कुछ एक्शन हाथ दिखा दूं कि देखो ये मैंने साफ करवा दी। तो इस किस्म की भी लाइमलाइट है, और कुछ लोग हैं बेचारे जो बिना ही लाइमलाइट के काम काज करते, जिन्हें तो लाइमलाइट चाहिए ही नहीं, जो बेचारे काम करते तो ये बोल कर करते हैं। एक बहुत बड़ा कलाकार है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, इज सुपरस्टार, नाम ले ही लेता हूँ मैंने, शाहरुख खान। मैंने उनसे बात की थी। अब हमारे एक स्पेशल स्पैस्टिक्स बच्चों का एक हमारा काम है, ऑटिस्टिक बच्चों का भी। तो मैंने उनसे कहा था कि शाहरुख यार, यू नो द चिल्ड्रन रियली वांट टू मीट यू, हु डजंट वांट टू मीट शाहरुख। बच्चे स्पेशल किड्स है, ऑटिस्टिक बच्चे तो और भी चाहिए, ही हैज प्लेड अ रोल ऑफ एन ऑटिस्टिक। तो उन्होंने कहा आसिफ आई विल कम, आई वुड लाइक टू डू इट एंड आई विल डू इट ऑल्सो, बट मेरी एक कंडीशन है, डोंट हैव एनी वीडियो कैमराज देयर। I don't know, I'm not supposed to say this, but I'm saying this. This can itself be a big revelation for which I hope I'm not, I'm not said anything. But उन्होंने कहा कि मैं जब करता हूँ बड़े चुपचाप करता हूँ, और आपने बहुत कम देखा होगा शाहरुख खान को ये डील्स करते हुए, जो है एक स्टेटमेंट देते हुए। और हमें भी बहुत कुछ हमें भी इंस्पिरेशन में पड़ता है, क्योंकि हम शाहरुख खान नहीं तो हमें फिर भी बहुत कुछ लोगों को मुतासिर करने के लिए करना पड़ता है। बट ही सेड ओपनली, आई विल डू अ कैंपेन बट आई डोंट वांट एनी कैमराज, आई विल नॉट इवन कम विथ माई ओन पर्सनल कैमरा ऑल्सो। तो ऐसे भी दिस इज ऑल्सो दिस इज कॉल्ड अ सेलिब्रिटी, आई फील। इसे आप सेलिब्रिटी कहोगे तो ये रियल मानों में सेलिब्रिटी है। जी सर, आखिरी शब्द लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल के कई मायने हैं। आप एक लाइफस्टाइल जीने के लिए आपने एक फ्लैशीनेस होता है जो आप दिखावट करते हो कि भाई देखिए मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, और योर लाइफ शुड बी अ स्टाइल विच पीपल शुड imitate and copy। आप खा रहे हो, यहाँ पर रैपर्स फेंक दे रहे हो, आप आप गाड़ी से जा रहे हो, आप कचरा कूड़ा फेंक रहे हो, आप घर के बाहर गंदगी कर रहे हो। सो ये भी एक लाइफस्टाइल है जो लोगों को चेंज करना चाहिए कहीं ना कहीं जाके। दे हैव टू चेंज द माइंडसेट एंड नॉट जस्ट टू शो पीपल और टू मेक एन ऑप्टिक्स आउट ऑफ इट, टू मीन व्हाट दे डू इट। आज हम यही लोग, हम दुबई जाएंगे या यूरोप जाएंगे तो हम बड़े अनुशासन से रहेंगे। जी सर, लोग लाइफस्टाइल चेंज करें। यूज साइकिलिंग एज योर लाइफस्टाइल फॉर क्लोज कम्यूटिंग। You by doing that you are also impacting your health, you're impacting on lesser pollution। कितना भी हो, छोटे से छोटा जगह के लिए आप गाड़ी में ईंधन वापर रहे, पोल्यूशन तो एग्जिबिट कर ही रहा है। अभी तो खैर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, सो देयर आर वेरियस वेज ऑफ लाइफस्टाइल एग्जिबिशंस आल्सो, बट a subtle lifestyle is certainly always a welcome lifestyle for an environmentalist and
further looking person like me, future. जी सर, तो यही था हमारा पॉडकास्ट। Thank you so much. बहुत अच्छा मिला, It was a pleasure, जान के। and Thank you I'm so much, happy sir. that young students like you all are doing this. We will see you someday as a big podcaster like Ranveer Alabadia, who also I'm a big fan of. जी सर। So वो दिन दूर नहीं है, उसने भी कभी सोचा नहीं था कि शायद वो इतना बड़ा व्यक्ति बन जाएगा। जी सर। तो आप इसी तरीके से करते रहिए, वन डे में भी हम आपको सामने से फ़ोन करेंगे। आज आपने मुझे फ़ोन करके समय मांगा, ऐसा भी वक्त हो सकता है कि हम आपको फ़ोन करेंगे, भाई प्लीज़ हमारा पॉडकास्ट करिए, और मुझे नहीं लगता है वो दिन दूर है। तो बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर बेयरिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग। नमस्कार, जय हिंद। जी, जय हिंद।